बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फ़िरोज़ क़मर और ग़ुलाम नासिर साहब की किताब में से सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 267 चैप्टर 6 है। फादर एंड कंपनी के बारे में ये कहते हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, जो भी देखते हो सही है। जो भी नया जो है स्टूडेंट जो है ना देखता है तो काइंडली यानी कि इसको जो है सब्सक्राइब करें। एंड यू कैन आल्सो कमेंट, यानी कि आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं इस तरह से करूँगा तो जो भी सवालात होंगे उनका फिर एक कम्प्रिहेंसिव लेक्चर बना के जो है ना वो मैं पोस्ट कर दिया करूँगा। ठीक है, तो काइंडली सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि आंधी के बेर हैं, उठाओ और खाओ। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ फहद एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड अप्रैल 30, 2012। 2012 का जो है ना इन्होंने कहा है कि ये 2012, ठीक है, ये जो है आपके पास 2012 का है। उसके नीचे फिर उन्होंने अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए हैं, और अकाउंट जो बैलेंसेस हैं, इफ़ यू नोटिस कि ओनली जो है बैलेंस शीट से जो ताल्लुक़ रखते हैं अकाउंट, उनके बैलेंसेस दिए हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने डाटा फॉर एडजस्टमेंट दिया है, और रिक्वायर्ड क्या है ये सवाल जो है ना पीडीएफ फॉर्म के अंदर पिछले जो है लेक्चर्स के अंदर अपलोडेड है। तो काइंडली जो है ना जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो अपने पास जो है डाउनलोड कर लीजिए, ताकि सवालात को हल करने में आपको लिए आसानी हो। और प्लस अगर आपको मज़ीद जो है अच्छे सवालात की प्रैक्टिस चाहिए तो ये किताब ज़रूर लें। इन्होंने जो सॉल्व प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा दी हुई हैं एंड बहुत आला हैं। तो आपको ये सवाल जो है ना फर्दर यानी कि आप इसको ख़रीदें और पढ़ें, देखें किताब को। फिर आप दूसरी किताब भी कर सकते हैं, ये नहीं है, लेकिन इसके अंदर मेरे पास 4-5 किताबें हैं। इनके इसमें जो सवालात का जो मेयार है वो बेहतर है, अच्छा है, मैं कह दूँगा, नॉट बेहतर, अच्छा है। प्रिपेयर अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट इन रिपोर्ट फॉर्म। देखिए, क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनानी है रिपोर्ट फॉर्म में। जब हम क्लासिफाइड बैलेंस शीट की बात करते हैं, जो हम पिछले शायद किसी लेक्चर में मैंने कहा है, तो बैलेंस शीट जो है रिपोर्ट फॉर्म में हमें बनानी है। जो हम बनाते तो क्लासिफाइड बैलेंस शीट है, लेकिन अकाउंट फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनानी है लेकिन रिपोर्ट फॉर्म में बनानी है। जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस बनाई जाती है, तो उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट का तब्दीली होती है, बाकी इंफॉर्मेशन तो सेम ही होती है। इन रिपोर्ट फॉर्म 30 अप्रैल 2012 की बनानी है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन अज्यूमिंग दैट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स वगैरह नेट इनकम वाज 88,000। यानी कि इन्होंने इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद और ऊपर जो एडजस्टमेंट दी हैं उसको भी इन्होंने अकाउंट फॉर करने के बाद जो है इनकम कितनी आई थी, 88,300 रुपये इनकम आई थी। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कहीं भूल ना जाऊँ। इनकम रुपीज़ आई थी 88,000 रुपीज़, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा काम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना है, लेकिन हमें बनाने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट ज़रूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं अमूमन जो है एक अकाउंट इसका होता है इनकम स्टेटमेंट को इफ़ेक्ट करता है, और दूसरा अकाउंट जो है बैलेंस शीट का जो अकाउंट होते हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो 5 एडजस्टमेंट्स हैं
इनको जो है बनाए बगैर और इनकी लेजर में पोस्टिंग किए बगैर हम बैलेंस शीट नहीं बना सकेंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं एडजस्टमेंट्स। अच्छा जी, सवाल मैंने करके लिखा था क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द ईयर 5600। सप्लाई जो है यूज्ड यानी कि एक्सपेंस के बारे में ये बता रहा है कि सप्लाई यूज का मतलब है कि सप्लाई एक्सपेंस कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, साल के अंदर। तो 5600 जो है सप्लाई आपकी हुई है। और अब आपने ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में सप्लाईज दी हुई है, ओनली सप्लाईज दी हुई है। सप्लाई यूज कितनी हुई है 5600 और सप्लाईज जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, यानी कि सप्लाईज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसके आगे इसने एक्सपेंस नहीं लिखा, तो इट मीन्स कि ये जो है एसेट के तौर पर इन्होंने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया है। कितना रिकॉर्ड किया है 16,600 एसेट, यानी कि अनयूज। ये क्या हो गया, अनयूज आइटम के तौर पर जब सप्लाई खरीदी तो अनयूज आइटम के तौर पर इन्होंने एसेट में रिकॉर्ड कर लिया 16,600। साल के आखिर के अंदर जो है इन्होंने कहा कि सप्लाई जो यूज्ड हो गई हैं, यानी कि अनयूज में से यूज जो हो गई हैं 5,600, तो 16,600 में से 5,600 मैं निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई फिगर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल शुरू। ये जनाब है 16,600 माइनस 5,600, 11,000। यानी कि अब मेरे पास अनयूज जो सप्लाईज हैं वो रह गई 11,000 रुपये। ठीक है, जो अब बैलेंस शीट में जाएंगी। पहले बैलेंस शीट में अगर ये एडजस्टमेंट ना होती तो बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जाती 16,600 की, लेकिन हमने ये कहा कि भाई ये इस्तेमाल कर चुके हैं, ये एक्सपेंस हो चुकी है, तो मुझे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है 30 अप्रैल को, नंबर 1। 30/4 को सप्लाईज यानी कि एक्सपेंस डेबिट करेंगे, यानी कि यूज इस वजह से लिख रहा हूँ कि तुम लोगों की समझ में साथ साथ आता भी रहे। एडजस्टमेंट्स का अगर लेक्चर्स मैंने नहीं देखें तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ज़रूर देखो और समझो। और सप्लाईज को आपने क्रेडिट दे दिया, 5,600 से सप्लाई एक्सपेंस आपने डेबिट किया और एसेट को आपने क्रेडिट दे दिया। एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया और एसेट डिक्रीज हो गया आपका। सही है, ये आपके पास एक एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट है, दूसरी एडजस्टमेंट क्या कह रही है जनाब, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। ये मैं लब कर दूं, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड इन्होंने लिखा, यहाँ लिखता हूँ इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। एडजस्टमेंट में कितना है 4,000 रुपये ये कह रहा है। ये एडजस्टमेंट में कह रहा है कि एक्सपायर्ड, मतलब एक्सपायर्ड का क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो अब मैं ये देखता हूँ ट्रायल बैलेंस में क्या
लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस का 9,200, यानी कि ट्रायल बैलेंस में 9,200 जो है हमने प्रीपेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। प्रीपेड के लफ्ज़ से मुराद ये है कि ये एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। नॉर्मली जो है जब हम इंश्योरेंस की पेमेंट करते हैं, चूँकि वो पूरे पीरियड के ऊपर मुहित होती है, यानी कि तकरीबन 1 साल की होती है, तो इस वजह से उसको एज एन एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं उस पेमेंट को, इंश्योरेंस पेमेंट को। या अगर ज़्यादा लंबे जो है ना रेंट है उसको भी जो है ना प्रीपेड या एडवांस कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीपेड का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और एडवांस का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस के अंदर अमूमन जो है एडवांस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रीपेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। रेंट के अंदर दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस का भी और प्रीपेड का भी। अब यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि हमने प्रीपेड जब पेमेंट की, ये क्या है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड हुआ, एसेट रिकॉर्ड हुआ, सही है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट एसेट रिकॉर्ड हुआ। और 30 अप्रैल को आपको ये इतला दी कि इस एसेट में से कितना हमने यूटिलाइज कर लिया। एक्सपायर्ड का मतलब है यूटिलाइज कर लिया, कितना एक्सपायर्ड हो गया, कितना यूटिलाइज हो गया, 4,000। तो 9,000, 5,200 कितना रह गया बैलेंस प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है जी, माइनस हो गया 4,000, आपने माइनस कर दिया यहाँ पे। तो 5,200 जो है ये बैलेंस रह गया प्रीपेड इंश्योरेंस का या एसेट का, क्योंकि 4,000 एक्सपेंस हो गया। तो अब मैं रिकॉर्ड करूँगा एक्सपेंस को। नंबर 2, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, यस। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को मैं डेबिट करूँगा और प्रीपेड इंश्योरेंस को, यानी एक्सपेंस को मैं इंक्रीज करूँगा और एसेट को मैं डिक्रीज करूँगा। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो माशाल्लाह आपको रटे में होंगे। अगर नहीं रटे में तो मेरा यानी कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के लेक्चर ज़रूर देख लो। 4,000 ऊपर लिखो, आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया और एसेट को आपने डिक्रीज कर दिया। अब नंबर 14 है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, वेरी इजी, डायरेक्ट इसको देख लेते हैं हम। नंबर 34 को डेप्रिसिएशन की एंट्री जो होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट इक्विपमेंट के ऊपर है, क्या था, इक्विपमेंट। क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है बहुत सारे एसेट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो किस एसेट पे का है वो ज़रूर लिखना चाहिए आपको, इक्विपमेंट। और डेप्रिसिएशन को हमेशा कंट्रा अकाउंट के थ्रू लिखा जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कंट्रा अकाउंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का है अलाउंस फॉर
डिप्रिसिएशन, इसको अलाउंस फॉर लिख सकते हैं, फॉर डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट। एंड फिगर कितनी थी मेरी, 14,000, 14,000 रुपये मेरे पास फिगर थी और 14,000 रुपये, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। नरेशन आप बहुत आसान है, टू रिकॉर्ड डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आता है मेरे पास एक्रूड सैलरीज। एक्रूड सैलरीज जो है, हमें मालूम है कि एक्रूड का लफ्ज़ जो है थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग बच्चों को कर देता है कि एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है पे बिल। इसका मतलब होता है कि नॉट, यानी कि पे बिल भी होता है, और अगर इफ एक्सपेंस है, और एक्रूड का रिसीवेबल भी होता है, मतलब इफ इनकम हो, ठीक है। तो यानी कमीशन रिसीवेबल, और यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस जैसे दिया गया है हमारे अकाउंट के अंदर, एक्रूड सैलरीज, एक्रूड सैलरीज का इस्तेमाल हुआ है, तो सैलरी एक्सपेंस को आपने क्रेडिट देना है। सैलरी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, अभी तक इनकी पेमेंट नहीं हुई, जब पेमेंट नहीं हुई तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी हैं। और एक्रूड सैलरीज यानी कि सैलरीज पेबल, सैलरीज पेबल। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैलेंस होती है वो एक्सपेंस, उन एक्सपेंस की होती है जो कि हम पे कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इस वजह से रिकॉर्ड करना है सैलरीज एक्सपेंस आपने डेबिट किया 1,000 रुपये से, और सैलरीज पेबल आपने रिकॉर्ड किया 1,000 से, ठीक है, टू रिकॉर्ड एक्रूड सैलरीज। ये इसकी नरेशन हो गई। 34 है और 34। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है नंबर 5 है एक्रूड कमीशन इनकम। अब देखिए, पहले तो आपने यहाँ पे मिसाल देख ली सैलरीज की, ठीक है। अब नीचे ही उन्होंने एग्जांपल दी हुई थी कमीशन की। इनकम क्या है, कमीशन, यानी कमीशन एक्रूड तो हो गया, ठीक है, लेकिन मिला नहीं। आपने काम करके दे दिया लेकिन मिला नहीं, जब मिला नहीं तो ये हो गया एक्रूड। तो मतलब कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इनकम रिकॉर्ड करनी है आपने, क्योंकि एक्रूड थी। कितना, 500 रुपये। 500 रुपये के लिए इतनी बुलवाया है, 500, ठीक है जी। टू रिकॉर्ड एक्रूड कमीशन, ये आपका क्लोज हो गया। ये नंबर 5 हो गई 34 की, ये आपका आइटम क्लोज हो गया। यानी कि जनरल आपने एडजस्टिंग एंट्रीज को जनरलाइज कर लिया, ठीक है। अब जनरलाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप इन एंट्रीज को लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट करें, पोस्टिंग
अच्छा जी, तो यहीं पे हम पोस्ट करते हैं। उन अकाउंट को हम उठाते हैं जिनमें हमने एडजस्टमेंट की हैं। और ये मैंने यार बनाया नहीं है, ओहो। चलो, उन अकाउंट को उठाते हैं जिन जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं ओनली। ठीक है, ये बैलेंस शीट आइटम है, इसको लिख देता हूँ बी एस। ओके, ये बैलेंस शीट आइटम है बी एस के, और दिस वन इज़ योर बैलेंस शीट आइटम बी एस। इस वजह से लिख रहा हूँ कि सिर्फ हम यही अकाउंट बनाएंगे, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है एक्सपेंसेस का इफ़ेक्ट लेके इनकम निकाल चुका है। सही है, तो ये मतलब बना चुका है। अब हमने ये अकाउंट इस वजह से बनाने हैं कि हमने जो ट्रायल बैलेंस की जो बैलेंस शीट की जो लेजर दिए हुए हैं उसको हमने सेटिंग करनी है। ये बैलेंस शीट है और ये बैलेंस शीट है, यानी कि रिसीवेबल और पेएबल जो भी हैं वो हमने रिकॉर्ड करने हैं। तो ये 5 आते हैं, सप्लाईज का लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स बनाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इससे जो है आपकी जो वर्किंग की जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें की हैं, तो बाद में कोई एरर नहीं आ रहा। और रिमेंबर, बैलेंस शीट के अंदर कोई भी फिगर प्लस माइनस नहीं होती है। सही है, जैसे कुछ किताबों में लिखी हुई होती है, कभी भी नहीं करना लेजर बनाना। लेजर हमने सप्लाईज का बनाना है, ये बनाया मैंने लेजर, आधा लेता हूँ। सप्लाईज, क्योंकि ये एसेट के तौर पे था इस वजह से सप्लाईज। एक्सपेंस का नहीं बना रहे हम। सप्लाईज का बैलेंस कितना था जनाब? सप्लाईज का मेरे पास बैलेंस था 16,600। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस 16,600, और इसके अंदर पोस्टिंग करेंगे किसकी वजह से? सप्लाईज एक्सपेंस की वजह से। रीज़न, सप्लाईज एक्सपेंस की वजह से आपने इस एक्सपेंस को क्रेडिट किया 5,600। ओके, एसेट का बैलेंस ये था, ये जो ट्रायल बैलेंस का था, और एक्सपेंस से आपने कम कर दिया, तो अब एंडिंग बैलेंस कितना हो गया? ओह, यहाँ लिखा जाएगा। एंडिंग बैलेंस आपके पास कितना हो गया? 11,000। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में सप्लाईज का जो है फिगर यहाँ पे दी हुई है किताब में, वो नहीं लिखेंगे, बल्कि ये वाली लिखेंगे। सही है, क्योंकि ये एडजस्ट करके एडजस्टेड आपके पास फिगर है। अब बनाते हैं प्रीपेड की। आ जाइए, ये चली गई प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है इस वजह से हम बना रहे हैं। तमाम बैलेंस शीट आइटम्स में जो कमी हुई है उसको। प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में कितना था? 9,200। ये बैलेंस था ट्रायल बैलेंस में 9,200, और इंश्योरेंस एक्सपेंस की वजह से, इंश्योरेंस एक्सपेंस की वजह से इसको क्रेडिट किया 4,000 से। ठीक है, जब आपने 9,200 डेबिट था, 4,000 से क्रेडिट दे दिया, तो न्यू बैलेंस कितना आ गया? 5,200।
इसकी फूडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फूडिंग वही 9,200 आएगी, इसकी फूडिंग वही 4,000 आएगी, 9,200 में से 4,000 माइनस होगा तो 5,200। ये न्यू बैलेंस आपके पास आ गया और ये नया बैलेंस जो है बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तीसरा लेजर बनाते हैं, अलाउंस फॉर, ये तो वेरी सिंपल है, ये तो सिर्फ आपने लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, क्योंकि ये एक ही एंट्री होती है जो कि क्रेडिट होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से। कितना है? 14,000 रुपये। अब चूंकि इसके अंदर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का कोई अकाउंट नहीं है, इसी वजह से बैलेंस भी नहीं है, अगर बैलेंस होता तो फिर हम लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हो गया पोस्ट, दिस पोस्ट, ये पोस्ट, ठीक है। सैलरीज पेएबल, ये हमने बनाया यहाँ पे, यहाँ बना लेते हैं, जगह है अब। सैलरीज पेएबल, सैलरीज पेएबल जो है ओपनिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं था, ठीक है। और आपने अब लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया है, लायबिलिटी इंक्रीज की है, किसकी वजह से? सैलरीज एक्सपेंस की वजह से। सैलरीज एक्सपेंस की वजह से आपने लायबिलिटी को अपने इंक्रीज किया 1,000 रुपये से, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। इसका बैलेंस कितना हो गया? 1,000, जो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। और इसका भी बैलेंस लिख लेते हैं यार, 14,000 जो बैलेंस शीट में जाएगा। अब रह गया ओनली वन, कमीशन, इनकम या रिसीवेबल। इनकम तो चली गई बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट में, और वो पूरी बन चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है और इनकम आ चुकी है, तो ये रिकॉर्ड करेंगे नहीं। कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल कुछ था ही नहीं, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमने। यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं हम, इधर आ रहा है, आ जाएगा। कमीशन रिसीवेबल, डेबिट पे हो गया है, रिसीवेबल है, डेबिट पे आप लिखेंगे 500 रुपये से, किसकी वजह से? कमीशन इनकम की वजह से, और बैलेंस शीट में जाएगा 500 रुपये का, ठीक है। तो बैलेंस शीट के आइटम्स को जो भी इफेक्ट कर रहे थे वो लेजर हमने बना ली है, बाकी दूसरे लेजर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। सही है। अब हम ये रिकॉर्ड करेंगे, हम बनाना शुरू करेंगे जनाब, क्या चीज़, बैलेंस शीट को, और बैलेंस शीट भी हम रिपोर्ट फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है जी। ये मैंने बनाई थी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट बनाना, वो भी रिपोर्ट फॉर्म में। रिपोर्ट फॉर्म के अंदर इस तरह से बन रही होती है कि पहले एसेट, टोटल एसेट निकाले जाते हैं, और फिर नीचे इक्विटीज़, पूरी इस तरह से नीचे इक्विटीज़ होती हैं, तो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी, इक्विटीज़ जो है ना बराबर हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह इस फॉर्मेट के अंदर हमें बनाना है, अकाउंट फॉर्मेट में हमें को नहीं बनाना है। ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आना चाहिए। तो अभी मैं जो है तमाम जो है एसेट लिख लेता हूँ टू सेव टाइम। तो ये तमाम एसेट मैं लिख लेता हूँ, ये लिखे हुए मेरे पास, और उसके बाद फिर मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है फिर जी। अब ये जो है मैंने इसका फॉर्म लिख लिया, क्योंकि इसको लिखने में तकरीबन अच्छा खासा आधा घंटा लग गया मुझे, तो हमारा लेक्चर जो है ना वो अननेसेसरली जो है ना वो
बढ़ जाता है। तो ये मैंने इसकी जो है ना फॉर्मेट लिख ली। फॉर्मेट आपको मालूम है, बहुत सारी बैलेंस शीट बनाते रहे हैं आप, कि ये जो है हिस्सा एसेट, ज़ाहिर है जब आप अकाउंट फॉर्म में बनाते थे तो ये हिस्सा जो है ना आपका हो गया एसेट का, और यहाँ पे जो इक्विटीज़ लिखते थे आप, वो आपने यहाँ के बजाय इस फॉर्म में लिख दी। बाकी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये चीज़ हिस्सा है जो है ना, ये मैंने इनकम में यहाँ पे आ जाएगी, ये 88,000 रुपये यहाँ लिख दूँ मैं, 88,000, ठीक है। ये तो बाद में सेट कर लेंगे, और ये यहाँ से मैंने इसको रब कर दिया। अब हम फिगर जो है पुट करते हैं, राइट। फॉर्मेट वही है, एसेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है फहद कंपनी बैलेंस शीट 30 अप्रैल 2012 को। लेजर बना लिए, लेजर की बैलेंस भी निकाल लिया हमने। करंट एसेट जो है हमारे पास है कैश। कैश है 1,04,000, मिडिल कॉलम में लिखें, यस, 1,04,000, 1,04,400। अच्छा जी, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल 56,800 नज़र आ रहा है। यहाँ मैं थोड़ा बड़ा लिख नहीं सकता असल में, क्योंकि फिगर्स फिर वो हो जाएंगी। ओके, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मैंने जानबूझ के लिखी थी, हालांकि सवाल में नहीं दी हुई है। सही है ना, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एंडिंग इन्वेंट्री, लेकिन मैंने लिखी है ताकि बच्चों को ये रहे कि हाँ ये होती है, नहीं है इसमें, वो अलग है। सप्लाईज़ का देखिए बैलेंस कितना आ गया, 11,000 रुपये। अब मुझे यहाँ नहीं प्लस माइनस करना पड़ा, 11,000 रुपये। जैसे बहुत सारी जगहों पे जो है वो दिया हुआ होता है कि जनाब 16,600, ठीक है जी, इस तरह से लिख देते हैं कि 16,600 माइनस 5,600, ठीक है, कि 11,000 आ गया। ये टोटली रॉन्ग तरीका है। सही है, जो आपका एग्जामिनर है वो चाहता है प्रॉपर फॉर्म बनाओ ना यार, ठीक है। वो आपको 30 नंबर किस बात के दे रहा है, इस चीज़ के लिए घंटा देगा वो नंबर आपको, सही है। तो इस वजह से जो है ये बैलेंस शीट वगैरह के अंदर कोई प्लस माइनस फिगर नहीं होगी, प्रॉपर जो है ना आपने लेजर बना के जो है काम करने हैं, ठीक है। कमीशन रिसीवेबल जो है आपने डाल दिया है 500 रुपये, 500 रुपये कमीशन रिसीवेबल, दिस इज़ योर, ये डाल दिया आपने। कमीशन रिसीवेबल वेयर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। देखें ना आप, चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। और प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस वेयर इज़, यस, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,200, 5, ये तो कमीशन इधर आ गया ना, हाँ, 5,200 ये आपके पास ये आ गया, और कमीशन थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, चलो जाने दो, ठीक है। तो ये मेरे पास अब कहीं लिखा होगा प्रीपेड इंश्योरेंस में, अक्सर आप ये देखेंगे कि प्रीपेड कहाँ गया भाई, ये रहा 9,200, 9,200 माइनस जो है 4,000 रुपये, माइनस 4,000, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस लिख दिया। कभी नहीं कीजिएगा आप, ठीक है। प्रॉपर लेजर बना के, लेजर नहीं बना रहे, प्लस माइनस कीजिए और फिर वो फिगर यहाँ पे लिखिए, ठीक है। लेकिन फॉर गॉड सेक ये हरकत नहीं करना, ना इनकम स्टेटमेंट में ना बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपके पास, आपने इन तमाम आइटम्स को प्लस किया, प्लस करने के बाद आपके पास जो है टोटल करंट एसेट आ गया 177, वो यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख लिया 177,900, ठीक है। ये आपके पास ये करंट एसेट टोटल यहाँ पे है। अब नॉन करंट एसेट के अंदर आते हैं। नॉन करंट एसेट के अंदर जो है
आपको जो है माइनस हो रही है ना फिगर, 2,14,000 रुपये जो है आपके पास बैलेंस है, 2,14,000 रुपये। और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन कितना है आपका बैलेंस, 14,000 रुपये। आपने 14,000 रुपये ये माइनस किया, ठीक है। तो टोटल जो है नॉन करंट एसेट आ गया आपके पास। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू बतानी है तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप इसको यहाँ पे शो करें, ठीक है। 2 लाख ये आपके पास फिगर आ गई 2 लाख रुपए की। और अब इसके अंदर आप कोई और दूसरे नहीं है, तो यही आपका टोटल नॉन करेंट आपके पास एसेट हो गया, ओके। क्योंकि वो कोई दूसरा एसेट नहीं है, दूसरा कोई एसेट होता तो उसके नीचे आता और फिर वो टोटल होता। अब आपके पास यहाँ लिखे ये है, ये 2 लाख। अब जो है इन दोनों का आपने ऐड किया, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को आपने ऐड किया। ऐड करने से फिगर आई 377,900, 377,900, और ये हो गया आपका टोटल एसेट, ठीक है जी। ये आपका हो गया, ये आपने लकीर खींची टोटल एसेट की, सही है। कोई मसला, कोई मुश्किल तो नहीं होगी इंशाल्लाह, जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इक्विटीज़ के ऊपर, ठीक है। इक्विटीज़ पे आते हैं। एसेट बराबर होता है इक्विटी के, ठीक है। एसेट बराबर होता है इक्विटी के। इक्विटी के अंदर दो होते हैं, एक लायबिलिटी होती है और एक कैपिटल होता है, यानी कि एक्सटर्नल इक्विटी होती है और इंटरनल इक्विटी होती है। एक्सटर्नल इक्विटी को आप लायबिलिटी कहते हैं, इंटरनल इक्विटी को आप कैपिटल कहते हैं, राइट। तो ये जहन में रखिएगा, ये सवालात छोटे जो हैं एमसीक्यूज़ के अंदर बहुत कभी पूछ लेते हैं। अच्छा जी, अब इक्विटी के अंदर आप आए, आपने कहा कि ये लायबिलिटी है, पहला सेक्शन है लायबिलिटी का, और लायबिलिटी के नीचे पहला सेक्शन है करंट लायबिलिटी का, और उसके नीचे करंट लायबिलिटी के नीचे आपके पास 3 अकाउंट हैं। अकाउंट पेएबल 56,400, वो आप यहाँ पे लिख देंगे 56, ठीक है। उसके बाद है नोट्स पेएबल 48,000, 48,000, और उसके बाद है सैलरीज पेएबल 1,000, ओके। सैलरीज पेएबल कहाँ था, ये आपके पास सैलरीज पेएबल आ गया, यहाँ पे आ, सही है, क्योंकि कोई प्लस माइनस नहीं हो रही, इस वजह से मैंने रेफरेंस नहीं दिया इसके अंदर। सारी चीज़ हो गई, गुड। यानी कि सारे जो वो लेजर जो आपने बनाए थे जो कि इफ़ेक्ट कर रहे थे बैलेंस शीट आइटम के ऊपर, वो आपने सारे यहाँ पे पोस्ट कर लिए। तो टोटल आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास आ गई 1,05,400, ठीक है जी। 1 लाख ये करंट लाइबिलिटी आ गई। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो हैं आपके पास नील हैं, आपने डैश मार दिया। ये मैंने जानबूझ के लिखा है कि आपके जहन में रहे कि यह फिगर होती है तो या आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यहाँ पे भी आपने डैश लगा दिया। तो टोटल लाइबिलिटी आपके पास कितनी हो गई, ये आपने ऐड कर दी 1,05,400, ठीक है। ये टोटल लाइबिलिटी हो गई 1,05,400। अब जनाब आया ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी आपके पास थी 1,88,200, ऑनर्स इक्विटी थी, प्लस माइनस होगा इसके अंदर। कैपिटल था 1,88,200, कैपिटल का बैलेंस था। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना उन्होंने दिया हुआ था किताब में, 88,300। ये प्रॉफिट
कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस में ये मैं यहाँ पे लिख दूँ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये इसके अंदर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के ओपनिंग बैलेंस एक 88,200 और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 88,300। ये इसमें से माइनस आपने किए, ड्राइंग है आपके पास 4,000 आपके पास ड्राइंग थी, ये आपने माइनस कर दी, ठीक है। माइनस करने के बाद जो है आपके पास ड्राइंग को थोड़ा सा मैं नीचे लिखूँ, चलिए ठीक है, सही है। तो 2,72,500, तो ओनर्स इक्विटी आपके पास आ गई 2,72,500। टोटल लायबिलिटी आपके पास ये आ गई, ओनर्स टोटल इक्विटी 272 आ गई। इनको आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद फिगर आ गई 377,900, 377,900, ओके। ये आपकी टोटल इक्विटीज़ हो गई, लकीर मारूँ ये गई, ठीक है। टोटल इक्विटी 377,900 और टोटल एसेट 377,900। तो आपकी ये जो बैलेंस शीट आपने बनाना सीखी, रिपोर्ट फॉर्म के अंदर बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है, तो लेट मी कि हम देख लेते हैं फटाफट। 104,400 प्लस 56,800, 11,000 प्लस 500 प्लस 5,200, 177,900, 14 इसमें से चला गया, 2 इसमें ऐड हुआ, 377,900, 56,400, 48 और 1,000, 1,000 भाई, तो 105,400 लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है, प्लस होके यही फिगर आई 188। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 188,200 ऐड किया 88,300। प्रॉफिट की फिगर सवाल के अंदर दी हुई थी 276,500 आया, माइनस 4,000, तो 272,500 आ गया। 272,500 में से 1,05,400 ऐड किया 377,900। तो ये जो है आपने अब जो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये थोड़ा सा हिस्सा कट रहा है, एक सेकंड जी, ये लास्ट जो है ना थोड़ा सा वो कट रहा था, तो मैंने उसको थोड़ी सी फिगर्स को ऊपर नीचे हल्का सा लिखा है। 377,900 आपके टोटल इक्विटीज़ आ गई और आपके पास जो है 377 जो है आपके पास एसेट आ गए और 377,900 आपके पास टोटल इक्विटीज़ आ गई। तो इक्विटी बराबर एसेट बराबर हो गए इक्विटी के, ठीक है जी। ये आ गई आपके पास, ये कौन सी फॉर्म आ गई, अल्लाह, रिपोर्ट फॉर्म। बैलेंस शीट रिपोर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि रिपोर्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है जी। हम जो बनाते हैं है ये भी क्लासिफाइड फॉर्म, क्लासिफिकेशन है, एक एक चीज़ की क्लासिफिकेशन है क्लासिफाइड फॉर्म, लेकिन रिपोर्ट फॉर्मेट है। और जो हम बनाते आ रहे हैं या बनाएंगे वो भी है क्लासिफाइड फॉर्म, लेकिन अकाउंट फॉर्मेट की है, ठीक है। ये जहन में रखिएगा, इसका फॉर्मेट जहन में रखिएगा, किताबों में भी दी हुई है, ठीक है। तो होप के आपको इंशाल्लाह जो है ना समझ में आ गया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और इसको जो है ना कीजिए, एंजॉय कीजिए। Until then, Allah Hafiz, Assalamu alaikum, take care.